गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने हीट इंजन कर लिया था, तो आज हम हीट पंप से स्टार्ट करेंगे। हीट पंप को हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। हीट पंप इज बेसिकली इट इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी। नाउ इन दिस केस सोर्स जो है it is at low temperature. Source is at low temperature T2. This is compressor. तो हम सोर्स से Q2 अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ करते हैं। कंप्रेसर कुछ वर्क करता है W, टोटल अमाउंट Q1 is rejected to sink which is at higher temperature T1. Force T1 is greater than T2. ठीक है जी। यहाँ पे आ जाता है Q1 is equal to Q2 plus W. तो स्पेशली हीट पंप के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, इसको बोलते हैं COP। COP, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा से इसको डिनोट करते हैं COP। दिस इज Q2 by W। दिस इज Q2 मतलब जितना हमने सोर्स से लिया है हीट डिवाइडेड बाय जितना वर्क कंप्रेसर ने किया है। तो क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W है, तो दिस इज Q1 माइनस Q2। और जो टेम्परेचर्स की फॉर्म में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T2 बाय T1 माइनस T2 फॉर आइडियल रेफ्रिजरेटर। COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर आइडियल रेफ्रिजरेटर अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है जी, ये आ जाता है। आइए नेक्स्ट हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन efficiency of heat engine and coefficient of performance of refrigerator. If heat engine and heat pump are working between same temperature T1 and T2, ठीक है, मतलब हीट इंजन भी T1 और T2 के बीच में वर्क कर रहा है और हीट पंप भी between same temperature T1 and T2. Of course T1 is greater than T2. Then तो इस केस में जब हम एफिशिएंसी को लिखेंगे दैट इज 1 माइनस T2 बाय T1 ऐसे लिखा जाएगा। ऑल्सो बीटा जो है उसको ऐसे लिखेंगे T2 बाय T1 माइनस T2। तो वी कैन राइट दिस एज T1 बाय T2 माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर from equation 1 we write T2 by T1 as 1 minus eta, or T1 by T2 1 upon 1 minus eta. Now put T1 by T2 in equation 2। ठीक है जी, therefore
बीटा इज इक्वल टू 1/T1/T2, 1/1 माइनस ईटा माइनस 1, ऊपर आ गया 1 माइनस ईटा, नीचे ही आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस ईटा बाय ईटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा। अगर सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं, एफिशिएंसी दी हुई है, वी कैन इजीली फाइंड कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो सकता है अगर एफिशिएंसी हमें गिवन है तो, ठीक है जी। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of a refrigerator working between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिए, बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम देखते हैं T2, सब कुछ हमें केल्विन में लिखना है, तो ये देख लेते हैं 20 + 273, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा T2/T1 प्लस T2/T1 माइनस T2, ये वैल्यू आ जाएगी 283 डिवाइडेड बाय 293 माइनस 283, बीटा की वैल्यू है 283 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 28.3, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रिमेंबर COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और एफिशिएंसी में ईटा जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट में देखते हैं, ये तो सिंपल था, दो हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं तो हमने उनको यूज करके COP पता कर लिया। रेफ्रिजरेटर whose COP is 5 extracts heat from the cooling component at the rate of 250 joules per cycle. How much electrical energy is spent per cycle how much heat per cycle is discharged to room, is discharged to room, ठीक है। तो देख लेते क्वेश्चन में, रेफ्रिजरेटर दिया हुआ जिसका COP हमें गिवन है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक रूम है, रूम के अंदर हमने एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समर्स का टाइम है और जो पर्सन अंदर बैठा है रूम में उसको गर्मी लग रही है, तो उसने क्या किया, जो रेफ्रिजरेटर है उसका डोर ओपन करके बैठ गया वो। तो जब वो डोर ओपन करके बैठ गया तो अब वो इस पर्पज से बैठा कि उसका जो रूम का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा। तो अब क्या होने वाला है, कोई बता सकता है उसमें टेम्परेचर उसमें बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, बताइए। तो अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर, देखिए
अगर आप रूम के अंदर आपने रेफ्रिजरेटर रख दिया, तो आपने अगर रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर रख दिया और आपने रेफ्रिजरेटर को ओपन कर दिया, तो जो रूम की एयर है वो भी एक्सेसिबल हो जाएगी उसको, है ना। तो वो क्या करेगा, रूम की एयर जो है उसमें से भी हीट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। भाई बेसिकली इस तरह से समझते हैं कि एक एप्पल जो है वो कैसे ठंडा होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर में। आपने एप्पल रखा, डोर क्लोज कर दिया, तो अब एप्पल में से वो हीट ड्रॉ करते हैं। कैसे हीट ड्रॉ करते हैं, कंप्रेसर वर्क करता है, और कंप्रेसर जो है वो जो कूलेंट होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको मूव करवाता है पूरे रेफ्रिजरेटर में, और कुछ वर्क होता है उससे, और वो कूलेंट मूव करता हुआ कुछ हीट ड्रैग करता है सोर्स से, जो हमने पीछे लिखा है देखिए, हीट इज ड्रैग फ्रॉम सोर्स। सोर्स जो है यहाँ पर वो क्या है, एप्पल। यहाँ से हीट ड्रैग होती है, कंप्रेसर कुछ वर्क करता है, दोनों ऐड होती हैं। इट इज रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जैसे काफी पहले क्या था, रेफ्रिजरेटर के पीछे ब्लैक कलर की फिन्स होती थी, जिससे कॉइल्स होती थी, जिससे हीट रिजेक्ट होती थी। वैसे भी आज की डेट में भी अगर आप रेफ्रिजरेटर के राइट लेफ्ट पे अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको काफी वार्म लगेगा वो, तो वहां से हीट रिजेक्ट हो रही होती है। तो बेसिकली हीट इज रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। अब अगर आपने डोर ही ओपन कर दिया सराउंडिंग को, तो वहां से भी एयर जो है वो भी एक्सेसिबल हो जाएगी, तो वो उस एयर को भी कूल करना स्टार्ट करेगा, उससे हीट लेगा, कंप्रेसर वर्क करेगा, और मान लीजिए 10 जूल्स ऑफ हीट उसने एयर से ली और कंप्रेसर ने कुछ वर्क करा 5 जूल, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। जो 15 वापस सराउंडिंग में आ गई, उसने सराउंडिंग से मतलब एयर से कितनी हीट ली थी 10, और रिजेक्ट कितनी कर दी 15। तो हर बार ज्यादा हीट ही रिजेक्ट होने वाली सराउंडिंग को। और अगर रूम के अंदर आपने रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, तो वो बेसिकली हीट ज्यादा उसके अंदर आने लग जाएगी, और फाइनली टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी ये देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में COP5 है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट फ्रॉम द कूलिंग कंपोनेंट at the rate of 250 joules per cycle. तो this Q2 is written as 250 joules per cycle, एक साइकिल पे। Therefore Q2 by 5 बीटा, ये वर्क आ गया हमारे पास। This is 250 by 5, 250 by 5, this is 50 joules per cycle is work done by compressor, work done। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हाउ मच एनर्जी स्पेंट पर साइकिल। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2 प्लस W। Q1 विल बी इक्वल टू 250 आ गया ये, प्लस वर्क कितना आ गया 50। तो Q1 की वैल्यू आती है 300 जूल्स पर साइकिल। तो रूम में इतनी एनर्जी जा रही है, देयरफॉर 300 जूल्स पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू रूम, and this much energy, this electric energy spent per cycle। एक तरह से वर्क डन हो रहा है ना, इतना वर्क हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, एनर्जी स्पेंड हो रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर। द इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर are 273 Kelvin and 303 Kelvin respectively, assuming that refrigerator cycle is reversible for assuming that refrigerator cycle is reversible for every joules of work done
for every joules of work done, find heat delivered to surrounding. ठीक है जी। तो अब इसमें हमें आइए इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर दे रखा है हमें। तो T1 इज एट हायर टेम्परेचर 303 केल्विन, T2 इज एट लोअर टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है जी। तो वर्क डन जो है वो दे रखा है 1 जूल्स, देयरफॉर बीटा जो है उसकी वैल्यू T2 बाय T1 माइनस T2, ये है 273 अपॉन 303 माइनस 273 बाय 30। ठीक है जी। तो बीटा की वैल्यू आ जाती है 9.1। ऑल्सो बीटा जो है दैट इज इक्वल टू Q2 बाय W, 9.1 Q2 बाय W इज 1, W 1 जूल दिया हुआ तो Q2 की वैल्यू आ जाती है 9.1 जूल्स। इतनी एनर्जी जो है सोर्स से आ रही है रेफ्रिजरेटर के अंदर से, therefore Q1 delivered to surrounding it is Q2 plus W, 9.1 plus 1, Q1 की वैल्यू आ जाती है 10.1 joules, therefore 10.1 joules is delivered to surrounding या rejected to surrounding। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फॉर, ये लिखा है ना फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क डन, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर्क 1 जूल दिया है। पर एवरी जूल्स ऑफ वर्क डन मतलब हर एक 1 जूल के लिए कितना रिजेक्ट हो रहा सराउंडिंग को। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 into 10 की पावर 8 जूल्स of work per minute and services 3.6 into 10 raised to the power 9 joules of heat per minute। ठीक है जी। स्टीम इंजन जो है इट इज डिलीवरिंग 5.4 into 10 की पावर 8 joules work per minute and services 3.6 10 की पावर 9 joules of heat per minute from its boiler। बॉयलर से इतनी हीट आ रही है। ठीक है जी। Now what is efficiency of engine, ये हीट इंजन से रिलेटेड है। How much heat is wasted per minute। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें ये देखना है। देखिए अब इसमें कि Q1 which is coming from the boiler, this is 3.6 into 10 raised to the power 9 joules per minute। ठीक है, वर्क जो है दैट इज 5.4 into 10 raised to the power 8 joules per minute। Therefore we write Q1 is equal to W plus Q2। तो रिजेक्टेड वाला आ जाएगा यहाँ से, दिस इज Q1 माइनस W, ये आ जाएगा 36 10 की पावर 8 माइनस 5.4 into 10 की पावर 8, इतना जूल्स पर मिनट। Q2 36 माइनस 5 31, 31 में से 0.4 और माइनस करेंगे इट इज 30.6 10 की पावर 8 जूल्स पर मिनट। ठीक है जी।
ये आ गया हमारे पास। तो ये Q2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30.6 into 10 की पावर 8 joules per minute. Now if we want to find out, this is heat wasted per minute, ठीक है ना, ये वेस्ट हुई हीट. So now what is efficiency? This is Q2, sorry, work done by W, work done by energy Q1. So this is work 5.4 into 10 की पावर 8 by 3.6 into 10 की पावर 9, ये आ गया 0.15. Percentage efficiency is, this is 0.15 multiplied by 100. This comes as 15%, ठीक है ना, ये आ जाता है 0.15 into 100. Heat wasted is heat rejected, जितना रिजेक्ट हुई या वेस्ट हो गई, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास. ठीक है जी, तो ये थे क्वेश्चन इस पे, ठीक है. तो आइए अब इसके अंदर हम लोग जो है सेकेंड लॉ की कुछ स्टेटमेंट्स थी जो हमें पढ़नी है, कर वो देख लेते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखने को आ जाती हैं, तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है जी. So according to this second law of thermodynamics, the efficiency of an engine can never be 100% and coefficient of performance of refrigerator can never be infinite. ध्यान रखना है. According to second law of thermodynamics, the efficiency of an engine can never be 100% and coefficient of performance of refrigerator can never be infinite. ठीक है. अब इसमें जैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी वो देखते हैं. केल्विन प्लैंक ने क्या कहा था, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको उनको लर्न करना है. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी, नो प्रोसेस पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. मतलब सिंपल मीन्स में ये कह सकते हैं 100% heat cannot be converted into 100% work. मतलब विदाउट वेस्टेज आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हीट को, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट तो होगी. So according to Kelvin Planck statement, इस स्टेटमेंट के हिसाब से according to Kelvin Planck statement, no process is possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work, and complete conversion of heat into work. ठीक है जी, इसका मतलब आपको समझना है.
मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो दैट heat cannot be converted into 100% वर्क, मतलब कुछ ना कुछ वेस्टेज होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगी। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आती है क्लॉसियस स्टेटमेंट, देख लेते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहती है that no process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder reservoir to hotter reservoir या from a colder object to hotter object। किसी भी कोई ऐसी प्रोसेस फिजिबल नहीं है जिससे हम हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर कर सकें, मतलब कोल्ड को और कोल्ड कर दें, हॉट बॉडी को और हॉट कर दें, ठीक है। सो इसको भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये सारे सबका मतलब एक ही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट नो प्रोसेस is possible whose sole result is transfer of heat from a colder body to hotter object, ऐसे लिखा, hotter object, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर, ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसमें टाइप ऑफ प्रोसेसेस हमें अंडरस्टैंड करनी है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। हम रिवर्सिबल के बारे में बता रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल if the process can be turned back such that if the process can be turned back, मतलब प्रोसेस हम वापस ले जाएं such that system and surrounding return to their original state with no other change anywhere in universe। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग जो है इस रिवर्स करने में, रिवर्सिबल तब बोलते हैं जब प्रोसेस को हम टर्न कर दें, रिवर्स कर दें, such that system and surrounding return to their original state, return to their original state, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो जाए with no other change anywhere in universe। ठीक है, no other change anywhere in universe। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, process is reversible only, process is reversible only if it is quasi-static, that is system is in equilibrium with surrounding at every state if it is quasi-static। What is quasi-static? Quasi-static कैसे लिखते हैं? Quasi-static क्या है? सिस्टम
is in equilibrium with surrounding. At every state or point, हर point पे सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहे, देन इट इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक। ठीक है जी, इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, क्वाजी स्टैटिक। आइसोथर्मल है, क्वाजी स्टैटिक होती है वो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखते हैं, रिवर्सिबल लिखा था, अब इरिवर्सिबल के बारे में लिखते हैं। इरिवर्सिबल, ठीक है, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल if it cannot be turned back and there are dissipative effects. ठीक है, तो एक प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल तभी है अगर वो इफ इट कैन नॉट बी टर्न बैक, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, एंड देयर आर डिसिपेटिव इफेक्ट्स, और क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो इसलिए वो इरिवर्सिबल है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर, जैसे फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है जी, फ्री एक्सपेंशन जो है गैस का, दैट इज इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इरिवर्सिबल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम कुछ प्रोसेस को ड्रॉ करना सीख लेते हैं, किस तरह से प्रोसेस को ड्रॉ किया जाता है। साइक्लिक प्रोसेस, आपको अगर एक डायग्राम दिया होगा, पीवी डायग्राम, और आपको बाकी डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा इसमें। ठीक है जी, दिस इज 1 2 3 पीवी डायग्राम। क्वेश्चन है, वी हैव टू ड्रॉ VT and PT डायग्राम्स। एक डायग्राम गिवन है, बाकी दोनों ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे इसको करना है। प्रोसेस है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1। तो 1 to 2 प्रोसेस जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, वैसे तो इट इज 1 to 2 इज आइसोबारिक, 2 to 3 आइसोकोरिक, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड 3 to 1 इज आइसोथर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1। 1 to 2 जो है दैट इज आइसोबारिक, 2 to 3 इज आइसोकोरिक, ये है थर्ड आइसोथर्मल। इसमें आइसोबारिक में P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस केस में V प्रोपोर्शनल टू T,
इसमें P प्रोपोर्शनल टू T, इसके अंदर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब इस केस में पर्टिकुलरली हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इस केस के लिए 1 to 2 में वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, VT मींस वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, PT मींस प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, 1 to 2 में आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो V इंक्रीजेस, तो देयरफॉर TV इंक्रीज करेगा। ठीक है, P इधर 2 to 3 में P डिक्रीज कर रहा है, TV डिक्रीज करेगा। 3 to 1 में प्रेशर बढ़ रहा है, P इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो ये तरीका है इसमें। अब आगे इसको हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, दिस इज V वर्सेस T ग्राफ, VT ग्राफ। तो इसके अंदर VT ग्राफ में 1 to 2 VT, V प्रोपोर्शनल टू T है 1 to 2 में, तो इधर से हम एक स्ट्रेट लाइन इधर दिखा देते हैं। ठीक है जी, ऐसे जाएगी। तो V और T में V और T दोनों बढ़ रहे हैं, 1 to 2, 1 to 2 to 3 आइसोफोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा और डिक्रीज होना टेम्परेचर, ठीक है, इसमें दोनों बढ़ रहे थे तो इस तरफ गया, अब टेम्परेचर कम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे। इस केस में 2 to 3 टेम्परेचर कम हो रहा है तो लेफ्ट में जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। आफ्टर दैट वॉल्यूम घटना है और आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, वर्टिकल लाइन आएगी, वॉल्यूम घटेगा नीचे की तरफ, क्लोज होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास 1 to 2, 2 to 3, और ये यहाँ पे ऐसे इसमें से ओरिजिन से दिखाएंगे हम जाते हुए यहाँ। ठीक है जी, ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम इसको बना लेते हैं। है VT ग्राफ भी हो गया, PT भी बना लेते हैं। PT ग्राफ में ये PT ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर P से T, तो आइसोबारिक है, 1 to 2 दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई 1 to 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ये बढ़ रहा है आइसोबारिक। 2 to 3 है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में P प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ तक आएगा ये 2 to 3 इस तरह से। 2 से 3 P प्रोपोर्शनल टू T है ना, ये देखो, तो ये लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन यहाँ 2 to 3, डिक्रीज भी कर रहा है, P डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस। आफ्टर दैट 3 to 1 आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, वर्टिकल लाइन, और P इंक्रीजेस, P इंक्रीजेस वर्टिकल में पॉसिबल है ऐसे। ये आ जाएगा मेरे पास 1 to 2, 2 to 3, 3 to। ठीक है जी, ये तरीका है इसको करने का। ठीक है जी, 2 to 3, ये देखो डिक्रीजेस लिखा हुआ ना यहाँ पे, 2 to 3 में डिक्रीज कर रहा है, सारे मैंने इसलिए बताया ना, ये 2 to 3 में P डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस, तो नीचे की तरफ ही आएगा ना, डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज करता था वो ऊपर जाता। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट। जब यहाँ दिया हुआ है P, ओरिजिनल में देखो ना यहाँ पे क्या है, 2 to 3 P डिक्रीजेस, P प्रोपोर्शनल टू T होता है, अगर P डिक्रीज कर रहा है और प्रोपोर्शनल है तो T भी डिक्रीज करेगा ना, इंक्रीज कैसे करेगा? क्वेश्चन में जैसा बनाया हुआ उस हिसाब से देख के बनाना ना। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट बनाते हैं, देखिए
ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, दिस इज पी वी डायग्राम। अब इसके अंदर दिस इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो ये यहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 to 2 आइसोबारिक, 2 to 3 आइसोकोरिक, 3 to 4 आइसोबारिक, 4 to 1 आइसोकोरिक। ठीक है जी। अगेन नाउ ड्रॉ VT एंड PT डायग्राम। ठीक है जी, आइए इसको ड्रॉ करते हैं। फिर से एक बार हम 1 to 2 को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये बनता है। तो ये ऐसे ले लीजिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। ठीक है, इसको हम यहाँ बना देते हैं नीचे 1 to 2, दिस इज 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। ठीक, सो 1 to 2 जो है दैट इज आइसोबारिक, 2 to 3 आइसोकोरिक प्रोसेस, 3 to 4 अगेन आइसोबारिक, 4 to 1 आइसोकोरिक। यहाँ P कांस्टेंट है या V कांस्टेंट है, फिर से P कांस्टेंट, फिर से V कांस्टेंट, अगेन V प्रोपोर्शनल टू T, ये P प्रोपोर्शनल टू T, दिस इज V प्रोपोर्शनल टू T, दिस इज P प्रोपोर्शनल। तो 1 to 2 में हम देखते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा। 2 to 3 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ। 3 to 4 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, है ना, प्रोपोर्शनल है। एक चीज यहाँ से पता चल रही है, देखो वॉल्यूम घट रहा है, टी प्रोपोर्शनल सब घटेगा। 4 to 1 में देखो प्रेशर बढ़ रहा है, P इंक्रीजेस, तो इसके साथ प्रोपोर्शनल है, T भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था तरीका इसको करने का। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं। V वर्सेस T ग्राफ। तो VT ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए 1 to 2 है आइसोबारिक, आइसोबारिक में V प्रोपोर्शनल टू T होता है। आइसोबारिक कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से 1 to 2, ये आ गया 1 to 2। ठीक है जी, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 1 to 2, इंक्रीज कर रहा है, V इंक्रीजेस, T इंक्रीजेस। ठीक है जी, V इंक्रीज होगा, T भी इंक्रीज होगा, ऐसे ही हो सकता है। फिर 2 to 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हम देखते हैं ऐसे, ये कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 1 to 2, सॉरी 2 to 3। ये कैसे आ गई कांस्टेंट लाइन, क्योंकि वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस है और डिक्रीज भी कर रहा है, P डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर डिक्रीज पीछे की तरफ ही करेगा। आफ्टर दैट 3 to 4 फिर से V प्रोपोर्शनल टू T है, V डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो वो नीचे ही आएगा ऐसे। ठीक है, ये आ गया 3 to 4 और उसके बाद 4 to 1। 4 to 1 में फिर से P प्रोपोर्शनल टू, सॉरी 4 to 1 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, P इंक्रीज करेगा, T भी इंक्रीज करेगा, तो राइट में ही आएगा वो ऐसे। इसको खुद से आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा काफी बार, तब
क्लैरिटी आएगी आपको इसमें। ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं पीटी ग्राफ। ठीक है जी, पीटी ग्राफ देख लेते हैं। इसके अंदर कैसे है, वही सेम 1 to 2 इज आइसोबारिक। तो हॉरिजॉन्टल आएगा पहले 1 to 2, क्या आइसोबारिक है तो इट इज हॉरिजॉन्टल। पहले 1 to 2 इज हॉरिजॉन्टल, और इंक्रीज भी हो रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, टी इंक्रीजेस, आ गया टी इंक्रीज हो रहा है ऐसे। फिर 2 to 3 आइसोकोरिक है, पी प्रोपोर्शनल टू टी। तो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करने वाली होनी चाहिए, इट इज लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास आफ्टर दैट दिस इज 2 to 3। फिर 3 to 4 जो है वो अगेन आइसोबारिक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बी डिक्रीजेस टी डिक्रीजेस, फिर से हॉरिजॉन्टल आएगा इस तरह से। ठीक है जी, और फिर फाइनली यहाँ से ये ज्वाइन होगा। दिस इज 4, 3 to 4, 4 to 1। 4 to 1 में आप देख सकते हैं पी इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस। तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक है बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।